राजा फैसल, जो कर्नल साहब ने जो मोदी के इंडिया का हमें बताया, आपको भी मोदी के इंडिया उतने ही शाइनिंग नजर आते हैं पाकिस्तान में बैठ के कि सुपर पावर बनता हुआ आपको मोदी के इंडिया नजर आ रहा है? नहीं, इट कुड हैव बीन। देखिए, लेट्स बी वेरी फेयर एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इंडिया में पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आई थिंक जिस चीज पे, जिस तरफ अब इंडिया निकल चुका है, उस तरफ इस तरह की जो कामयाबियां हैं वो उनको नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आपके इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हो जाएं कि आप उनको मजीद बढ़ाते जाएं, तो फिर आपसे चीजें कंट्रोल नहीं होती। यहां मैं जो कर्नल साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक की कि इंडिया शायद मतलब जो रशियंस हैं उन्होंने कहा कि आप अपने मामलात खुद हल कर सकते हैं। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूं। जब इंडिया, राजनाथ सिंह ने जब जाना था, राजनाथ सिंह साहब ने जब वहां पे जाना था, तो उससे पहले से ही उनकी जो टीम है, उन्होंने मॉस्को से डिप्लोमेटिक, उनकी जो टीम है, उन्होंने मॉस्को से अपने कनेक्शंस बनाने शुरू किए और उनसे बात की और उनसे ये कहा कि हमारे लिए डिप्लोमेटिक टॉक्स की कोई अरेंजमेंट की जाए वहां पे। लेकिन उन्होंने जब अपने काउंटर पार्ट्स चाइनीज से बात की, तो चाइनीज की तरफ से वो चीज नजर उनको नहीं आई। इस वजह से फिर क्या हुआ कि राजनाथ सिंह जी जब जाने लगे, तो उससे उनके फ्लाई करने से तकरीबन कोई 6-7 घंटे पहले एक खबर हमें देखने को मिली कि राजनाथ सिंह जी के जो टाइम टेबल है उसमें चाइनीज से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इनको ऑलरेडी से देखें, डिप्लोमेटिकली कंट्रीज ऐसे एक्ट होते हैं। जहां पे कर्नल साहब ने ये बात की कि मतलब रशिया का ये कहना कि इंडिया जो है वो बजाते खुद केपेबल है अपने इन मामलात को दुरुस्त करने का, तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि रशिया को ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। देखिए, आई हैव एमएससी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं अभी भी अपने आप को इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट समझता हूं। तो मेरी नजर में ये बहुत गलत बात की मॉस्को ने अगर की। दिल्ली को, बेशक दिल्ली दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल भी अगर हो जाए, तो देखें जो डिप्लोमेसी है उसका साथ उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी मींस कि मल्टीपल आप कंट्रीज को इंगेज करें। देखिए, अमेरिका इस वक्त अपने आप को सुपर पावर कंसिडर करता है, लेकिन अफगानिस्तान में वो क्या करता है कि अफगानिस्तान में जब उसने फौजें निकालनी है, तो वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको वो खत लिखता है और कहता है कि आप हमें असिस्ट करें। सो यू हैव टू हैव, अगर कंबोडिया जैसा मुल्क भी अगर आपको नजर आता है ना कि जो कि चाइना के साथ जिसकी अच्छी है, तो गेट इन टच विद देम, लेट देम सिट इन द मिडल। अदरवाइज चीजें ऐसे हल नहीं होती कि आप वहां पे अपने मेजर जनरल को या लेफ्टिनेंट जनरल को, उनके मेजर जनरल जो कि अभी आपको एक और चीज बता दूं कि उन्होंने जो जनरल भेजा हुआ है प्रेसिडेंट शी ने, जो लद्दाख में जनरल भेजा हुआ है, वो इट इज सैड कि वो उनका सबसे फेवरेट जनरल है और वो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे। लेकिन कर्नल साहब, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरी बहस हुई पिछले महीने, उस वक्त ये गलवान वैली वाला किस्सा दूर दूर तक नहीं था। मेरी बहस हुई जनरल जीडी बख्शी साहब के साथ रिपब्लिक टीवी पे। मैंने उनको ये कहा कि आपको नहीं लगता कि आप कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे, आप लद्दाख को इग्नोर कर रहे। यू शुड नॉट बी इग्नोरिंग लद्दाख। लद्दाख इज पाइलिंग अप, आपको उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था, देखिए हम चाइना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी वन डायमेंशनल स्ट्रेटजी होती है डिफेंस की, और वो हमेशा से उनकी ईस्ट चाइना सी और ताइवान की तरफ रही है, वो इस तरफ नहीं देखते। मैंने उनसे फिर ये कहा था कि जनरल साहब, आपको नहीं लगता कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीजों को? तो देखिए, उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये सारा कुछ हुआ। अगर वो उस वक्त ही सुन लेते तो शायद इस मामले पे वो जरा सीरियस ले लेते। राजा फैसल, मुझे पहले जरा ये बताइएगा, आपने रिपब्लिक टीवी का जिक्र किया,
क्या हुआ कल शायद आपके साथ हुआ, रिपब्लिक टीवी वालों ने कहा उठो निकलो यहाँ से, हमारे शो से जाओ। क्यों आपको धक्के दे के निकाल दिया, और क्यों आप मिन्नतें करके रिपब्लिक टीवी पे बैठते हो? हमें जरा ये भी बताएं। कल मुझे ये हुआ कि मुझे प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया, और गलवान वैली के वाकया के बाद पहली दफा उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर से ही उनके पास जो इश्यूज थे बात करने के लिए, इट वाज ऑल रिलेटेड टू के ओसामा बिन लादेन को कैसे कह सकते हैं आपके वो टेररिस्ट है। मैंने कहा कि कोई भी नहीं कहता टेररिस्ट, पाकिस्तान नहीं कह रहा। आई पर्सनली बिलीव, अच्छा मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी जो राय है ओसामा बिन लादेन के बारे में मैं आपको वो बताता चलूं, वो ये है कि मेरी नजर में अगर उसामा बिन लादेन मुसलमानों के इतने ही खैर ख्वाह होते, तो जब पर तोल रहा था अमेरिका हमला करने के लिए अफगानिस्तान, तो उसामा अगर इतना ही खैर ख्वाह होता मुसलमानों का, तो वो आगे से ये कहता कि देखो मेरे इनोसेंट भाइयों को मारने की बजाय मैं हाजिर हूं, मुझे ले जाओ। ठीक है, सो मेरी नजर में उसामा जो है वो अगर उसने ये किया तो उसकी वजह से बहुत से मुसलमान, लाखों मुसलमान मरे। तो मेरी नजर में ऑब्वियसली आई डू नॉट कंसिडर हिम शहीद, और ना ही इमरान खान कंसिडर करते हैं। इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, और मैंने उनको ये बताया भी, मैंने उनको ये कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, आप क्यों इस छोटे नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। और साथ में फिर मैंने उनसे ये कहा कि जो ज्यादा बात आपकी आवाम सुनना चाहती है वो पीएलए के बारे में सुनना चाहती है, वो अपने जो सेना के लोग हैं उनके बारे में बात सुनना चाहती है, आप लद्दाख के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो वो सुचरिता ने ये किया कि वो शायद इस पे अल्ट्रा हाइपर हो गई, और इस पे उन्होंने फिर मुझे प्रोग्राम से निकाल दिया मेरा बार बार पीएलए का जिक्र करने पे। तो लेकिन फिर भी आई टेक इट एज अ रिवॉर्ड आई गेस। ठीक जी, कर्नल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं इस सोच का हूं कि अगर आज मैं आपके साथ बैठकर कुछ बात करूं तो जिम्मेदारी से करूं, सोच समझ के करूं, तू तड़ाक ना करूं, गाली गलौच ना करूं, आपके देश या अपने देश के बारे में ना तो कुछ गलत कहूं ना गलत सुनूं। क्यों? क्योंकि तब मैं अपने आप को 1% सीनियर मानूंगा, उम्र में, एक्सपीरियंस में, वगैरह वगैरह। दुख होगा मुझे ये बोलते हुए, एक प्राइम मिनिस्टर अगर असेंबली में स्लिप ऑफ टंग पर जाएगा तो सर ये गलत बात है। ही शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबल। अगर वो कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो वो स्लिप ऑफ टंग में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आप इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं, क्या है वो डिबेट अलग है, हमें उसमें कोई पढ़ने। आज की तारीख में एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपनी असेंबली में अगर ये बोल देता है, जो वर्ड जिसको के लिए पूरा वर्ल्ड जिसको एक डिक्लेयर टेररिस्ट मानता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने फैजल साहब ने बहुत अच्छी कही, और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर फैजल साहब जैसा इंसान अगर बोल रहा है कि अगर ओसामा बिन लादेन हमारा पाकिस्तान का या मुसलमानों का सही में अच्छा सोचने वाला होता, तो वो तो यही बोलता कि मुझे ले लीजिए, ये खत्म करिए, ये मामला खत्म, आपको मेरे चाहिए ना। मैं कहता हूं, मैंने आपके किसी और प्रोग्राम में भी कहा, अगर ये दो आदमी जो कि वैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हो रखे हैं, और अगर वो किसी भी वजह से पाकिस्तान में हैं, भाई क्यों वो अपना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपने देश के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस, ट्रैंक्विलिटी हो सकती है उन दो आदमियों की वजह से, क्यों नहीं वो अपने आप को दे सकते? और वो भी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, नॉट दैट कि मैं कह रहा हूं, इंटरनेशनल, जिसमें चीन ने उनको इतना रोकने की कोशिश कर ली, 3 बार रोका कि नहीं वो आदमी नहीं डिक्लेयर होगा, और फिर करा। तो इसका मतलब कहीं ना कोई लॉजिक, प्रेशर, कुछ भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं काम किया होगा, तभी तो डिक्लेयर हुए। मुझे बता दीजिए, अगर आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज बोल रहा हूं कि पाकिस्तान या वो दोनों इंसान अपने आप को सिर्फ ये बोलकर हैंड ओवर कर दें कि चलिए सर आप कर लीजिए, मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल, मैं तैयार हूं, मैं सरेंडर करता हूं,
ये ड्रामा किस लिए कि हर बार थोड़ा प्रेशर आएगा, हम अरेस्ट हो जाएंगे, फिर हाउस में चले जाएंगे, हाउस अरेस्ट जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर हम कुछ और पैसा कहीं और अपनी पार्टी के नाम चलाए, ये सब क्यों? अरे भाई, देश हित सबसे बड़ा है ना। अगर देश हित सबसे बड़ा है तो दो आदमी अपनी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वो ना आपके हैं ना मेरे हैं, वो सिर्फ टेररिज्म के हैं। आप मान लीजिए मेरी बात, उसामा बिन लादेन ना आपका था ना मेरा था ना किसी का था, वो सिर्फ टेररिज्म का था। अदरवाइज आप एक बात बताइए, अपनी सेफ्टी के लिए तो सब कुछ सोचा उसने। जो लोग जिनके उसके कहने पर अपनी जानें दे रहे हैं, उसके लिए क्या कर दिया? सेम फॉर दीज टू पीपल। सो ही इज राइट, एक्चुअली ही इज राइट कि अगर देश और देश की पॉलिटिक्स इस बात को समझे, और उसको समझाने वाले कौन है? आप और मैं। हम लोग ये मुहिम शुरू करेंगे, हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे कि हम बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यस, टर्म्स एंड कंडीशंस विल वेरी, हो सकता है हमारे सोच ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर बात ही नहीं करेंगे तो सोच कैसे पता चलेगा? आपने आज बड़ा अच्छा सोच दिया है कि कौन था वो ओसामा बिन लादेन, किस बात का वो मार्टियर माना जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं माना चाहिए, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। बट ये बात प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कह सकते अगर स्लिप ऑफ टंग है? और मैं तो कह रहा हूं, जिम्मेवार आदमी हो, सोच कर बोलो, समझ कर बोलो, जिम्मेदारी से बोलो। ये कोई आपका किचन टीवी प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि आप अपना घर में जो भी बोलते रहे, गलत बात है। सिमिलरली ट्राइंग टू से कि हम जब आपस में, अब जैसे आप बोल रहे हैं, सुचरिता ने आपको बोला क्या रीजन है क्या नहीं है, देखिए ये बात तो बिल्कुल जायज है कि अगर कोई एंकर को लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम जिस चीज पर चलना चाहिए था उसमें हमारे जनरल बख्शी अगर आदरणीय हैं और उनके साथ किसी की कोई गलत तरह की बात हो गई है, गर्मा गर्मी की बात हो गई है, उसने कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बड़ी बात है भाई? किसी टॉपिक को अगर बाई चांस तू मैं पर आ जाती। थोड़ा सा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप कभी भी किसी भी पाकिस्तान के चैनल पे जाएंगे ना, किसी भी चैनल पे, सैटेलाइट चैनल पे, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर बात करता है, या आपके इंडियन रिपब्लिक टीवी के एंकर्स और कुछ और चैनल्स के एंकर गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर बात करते हैं, जैसे अभी आके आपका गिरबान पकड़ लेंगे, इस तरह से वो लोग बात करते हैं। आपको कभी भी किसी भी पाकिस्तानी चैनल पे ये चीज नहीं मिलेगी, आप आजमा लीजिएगा। जी राजा फैसल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कर्नल साहब, आप इस चीज से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक स्टांस है कश्मीर पे, कश्मीर से रिलेटेड। आपने जो दो लोगों का जिक्र किया वो कश्मीर से रिलेटेड जिक्र किया, उनका जितना भी कुछ है, जितने भी स्टेक्स हैं, वो कश्मीर से रिलेटेड है, और कश्मीर पे पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक स्टांस है। उस डिप्लोमेटिक स्टांस की वजह से वो कभी भी, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो इंडिया को वो हवाले कर दे। उसकी वजह ये है कि उसके ऑब्वियसली दे आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ कश्मीर, और उसके ऊपर पाकिस्तान का एक स्टांस है। पाकिस्तान मॉरली वुड ऑलवेज सपोर्ट दैट। वो आपको भी पता है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो 1947 से ही वो चलता आ रहा है, और वो चलता रहेगा उस वक्त तक कि जिस वक्त तक दोनों के दोनों मुल्क बैठ के, जैसे कि वाजपेयी साहब और परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या ही अच्छा हो रहा था, इतनी अच्छी चीजें चल रही थी, और चीजें एक जो मसला कश्मीर है वो एक हल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर चीजें आगे उस तरीके से नहीं बढ़ पाई। काश वो हो जाता। अगर वो उस वक्त नहीं हुआ तो इस वक्त कुछ सेन वॉइसेस अगर इंडिया में आ जाएं और पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान तो हल करना चाहता है। रजब फैसल, मोदी के होते हुए ये नहीं हो सकता। कांग्रेस वाले अगर थोड़ी बहुत भी बात कर देते हैं तो इंडियन मीडिया, जो कि बीजेपी का मीडिया है, वो कांग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं, उसे चाइना कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस वाले बेचारे तो बात नहीं कर सकते। आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? आई वुड डिसएग्री। उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी साहब की। वो सिचुएशन और थी। अब मैं मोदी की हुकूमत की बात कर रहा हूं, जो बहुत अग्रेसिव खेल रहा है, अग्रेसिव चल रहा है। और वो तो और जो मीडिया है, रिपब्लिक टीवी देख लो, बाकी चैनल देख लो उनके, वो तो कांग्रेस को बोलने ही नहीं देते। रिपब्लिक टीवी तो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है कांग्रेस के खिलाफ। जी कर्नल साहब, की बीजेपी में और आज की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त की जो बीजेपी थी वो बिल्कुल आरएसएस की झोली में जाके बैठ नहीं गई थी। आज की जो बीजेपी है, इट्स एंटायरली डिफरेंट, एंड आई थिंक
if they really think good about the region, of course subcontinent के बारे में अगर वो अच्छा सोचना चाहते हैं तो they need to sit. There is no harm in sitting with Pakistan. सर वो सिर्फ इंडिया के बारे में अच्छा सोच लें, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के बारे में ना सोचे, बाकियों के बारे में भी अच्छा सोचे। जी कर्नल साहब। हाँ, आपने जो सवाल उठाया कि मोदी साहब हमारे एग्रेसिव हैं, देखिए समय समय की बात है। 70 साल में हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया, बात करने की भी ट्राई किया, कारगिल इशू को भी छोड़ दिया, जैसा अभी साहब ने कहा कि भाई वाजपेयी साहब ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव डाला, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन बॉटम लाइन क्या हुआ कि एक्चुअली ग्राउंड पर चीज़ें नहीं बदली। अच्छा सर, छोटा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी एक सेकेंड। एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, उस प्राइम मिनिस्टर ने एक नई कोशिश करी, क्योंकि इससे पहले वाली भी सारी कोशिश थी। उसकी कोशिश थी कि मैं एग्रेसिव, क्यों बाय नेचर एग्रेसिव हूं, मैं एग्रेसिवली करके देख लेता हूं। क्योंकि भाई जो मसला बातचीत से नहीं हो रहा, भाईचारे से नहीं हो रहा, तो यार एक बार ये भी क्यों ना ट्राई कर लूं मैं। जो मेरी सोच है, जो उसकी सोच है, और उस सोच के वजह से अगर 130 करोड़ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बार बार इलेक्शन जिता रहे हैं, तो इसका मतलब है इस समय सिर्फ बीजेपी और मोदी साहब नहीं बदले हैं, देश बदला है। देश में एक नई सोच आई है। वो सोच सही है गलत, वो टाइम लगेगा पता करने में। अच्छा कर्नल साहब, हो या ना हो, क्या पता उसमें सॉल्व हो या ना हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि ये एक नई सोच है, एक नया तरीका है। और देखिए, जिसको बोलते हैं जब आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, सारी चीजें, तो आप थोड़े से एम्बोल्डन हो जाते हैं और बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज आप बता दीजिए, जैसा आप बता रहे हैं कि लद्दाख में हमने इतनी फौज भेज दी, कैसे भेज दी फौज? इच्छा शक्ति है ना, वो प्लेन्स उठाकर लेकर गए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप पहुंच गए। भाई कोशिश करी जा रही है कि ठीक है, अगर चाइना को यही लैंग्वेज समझ आती है फोर्स लेवल, तो श्रीमान जी इस बार हम आपको दिखा देंगे कि हम आपका आउट नंबर करेंगे। और आउट नंबर अगर ये गेम है, अगर चाइना की गेम है कि नंबर गिनने हैं, तो उस्ताद जी एक बार नंबर गिन के देख लो। आप लद्दाख में आप कर लो जो कर सकते हो। आपको लगता है आपके पास 350 न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप लगा कर देख लो। आप गिनती में हमारे को 180 पे रोक लो, 200 पे रोक लो, 250 पे रोक लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अब हम आपको दिखा देंगे कि लद्दाख में अगर नंबर गेम पर जीतना है, तो हम आपको नंबर जरूर आपसे बढ़ाकर दिखा देंगे। इट विल बी एट अ कॉस्ट, इट विल बी एट अ ड्रेनेज। कर्नल साहब मुझे ये बताइएगा, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ की, और वाजपेयी साहब की हुकूमत थी इंडिया में, उस वक्त आप यूनिफॉर्म में थे। जब मुज़ाकरात चल रहे थे इंडिया कश्मीर के वाले से, आर्मी चीफ हमारे जनरल मुशर्रफ के और वाजपेयी साहब के, एज एन इंडियन सोल्जर उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था, आप क्या सोचते थे? मैं वैसे आपको बता दूं, मैं उस लड़ाई का पार्ट था। अगर आप कारगिल और दराज के बीच का इलाका देखें, जो काकसर और छेनी कुंड गन एरिया है, हरका बहादुर गन एरिया है, ये सारे जो गन एरियाज हैं वहां के, मैं वहां फिजिकली सर्व कर रहा था। बड़ी बात ये, और आपको सच बता रहा हूं क्योंकि आपने पूछा है, और हमारी फितरत है, हमारा कैरेक्टर है कि सच बोलते समय कोई डर नहीं। आज तो हम बोल ही सकते हैं। उस समय हमें सबसे पहला दुख इस बात का हुआ कि यार हम शुरू से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पर विश्वास मत करो मत करो मत करो, भाई पॉलिटिशियंस विश्वास कर ले रहे हैं। मैं उस समय की सोच बता रहा हूं, दुख था, गुस्सा था। और इसलिए आप मानेंगे नहीं, ये जोक भी समझा जा सकता है कि जब मैं बोलता था अपने गल एरिया से 5 राउंड गन फायर, तो मेरी कई गन 6 राउंड भी फायर कर दे रही थी। और छठा राउंड जब फायर होता था तो मुझे एकदम पता चल जाता था। तो जब मैं उस नंबर 1 को पूछता था, भाई तूने 6 राउंड कैसे फायर करे, बोला साहब ये एक मेरी तरफ से था। उस समय इस तरह का गुस्सा चल रहा था। हालांकि हमारे अपने फायर डिसिप्लिन में 1 राउंड फालतू फायर करना बहुत बड़ा क्राइम है। उस आदमी की कंधे पे लगी फित्ती उतर जाएगी अगर वो ऐसा कर दे। लेकिन क्या करें, उस समय गुस्सा ऐसा चल रहा था कि ठीक है यार 6 भी निकाल दिए तो क्या बुरा है। लेकिन सर दूसरे लफ्जों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उस वक्त जो आपकी हुकूमत, जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपके मुज़ाकरात चाहती थी, लेकिन शायद आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, और
उस वक्त भी आज की तरह आपके मिलिट्री में और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं थी। नहीं, मैं आपको ये बढ़िया बात बताऊं, जब आप बोलते हैं ना कि कांग्रेस में का मुंह बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इंडियन आर्मी के पास और एटलीस्ट मेरे अपने दिल में भी, हमें बिल्कुल कोई चिंता नहीं कौन सी पार्टी आके कौन गवर्नमेंट बनाएगा। हमें बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि कांग्रेस आएगी, सीपीआईएम के साथ जोड़ी आएगी, कौन किसके साथ अलायंस करेगा, कौन बीजेपी आएगी, क्या वो आरएसएस की होगी या नहीं होगी, ये सब इममटेरियल है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे थोड़ी बहुत सोचो होगा ना, एस्टेब्लिशमेंट सोचती होगी कि बेहतर कौन है, अब वो कौन सी पार्टी बेहतर है। यस, मैं आपको वही बताने जा रहा था। हमारे लिए गवर्नमेंट सिर्फ वो अच्छी है जो डिसीजन ले ले, गलत और सही बाद में देखेंगे, और डिसीजन दो। ये वैक्यूम मत क्रिएट करो कि देखेंगे, सोचेंगे, करे, देखते आए हैं, देखने जाए। चाइना के लिए कर रही है आपकी हुकूमत, सोच रही है, देख रही है, इतना अर्सा हो गया। पाकिस्तान को तो जवाब हमने तो फौरन जवाब दिया था, अपने लोगों को इंतजार नहीं करवाया था। अभी भी आपकी हुकूमत सोच रही है, देख रही है, आर्मी चीफ आपके लद्दाख में फिर रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। किस किस्म की हुकूमत है? आपके लोग किस कंफ्यूजन में हैं? बेचारे रोज इंडियन भी सोचते होंगे, सोते हुए, यार ये मोदी ने क्या किया, बंदे मरवा दिए हमारे, और अब रिप्लाई भी नहीं कर रहा उन्हें। मुझे, मैं वाकई कह रहा हूँ, मैंने राजा फैसल को रात को 4 बजे उस दिन मैसेज किया, यार ये इंडिया क्यों सोया हुआ? मैं पूरी इंडियन मीडिया लगा के देखता रहा सुबह 4 बजे तक, यार कोई इंडिया जवाब देगा चाइना को। राजा फैसल को मैंने मैसेज किया रात को 4 बजे, यार ये खबर आई तो इंडिया ने जवाब दिया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं नजर आया। और हमें अब यही लगेगा कि अगले जब तक टेन्योर है मोदी का, मोदी सोचता ही रहेगा। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, देखिए, पहली बात, आपने आर्मी चीफ के लिए बोला कि वो वहां चक्कर लगा। देखिए, ये हमारे हायर मॉरल पेडेस्टल्स हैं, ये एक हायर मॉरल सीढ़ी है। शायद शायद किसी और देश में इसका कोई पैरेलल नहीं है कि अगर कोई चीज 15 को होती है, उसके 1 सप्ताह के अंदर वो आर्मी चीफ उस पर्टिकुलर जगह जाकर विजिट करने का जज्बा रखता है, हिम्मत रखता है। कहने के लिए कोई आर्मी चीफ पैदल तो गया नहीं होगा, ये तो आप भी मानते हैं। हेलीकॉप्टर से गए होंगे, जहाज से गए होंगे। क्या डर नहीं है कि पाकिस्तान, चाइना उसको गिरा देगा? लेकिन नहीं, इसको बोलते हैं हमारा कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर है कमांडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात बांग्लादेश के 93,000 प्रिजनर्स ने कही। ये बात चाइनीज कहते हैं, क्योंकि चाइनीज कहते हैं कि इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका कमांडर सामने खड़ा है, अब हम करें क्या? वो सिर्फ फर्क क्या है कि वो उस पैरामीटर सामने खड़ा है, लेकिन मोदी के इंतजार कर रहा है। नहीं, मोदी का इंतजार नहीं कर रहा, वो उस 1995, 93, 2005, 2013 के उन समझौतों का पालन कर रहा है, जिसको पालन करने में, हो सकता है, मेरा गलत वर्ड ना हो, मत लीजिएगा, हो सकता है जिसे हम बोलते हैं कि पाकिस्तान और चाइना इसे हमारी कमजोरी समझता है, फौजी तौर पे बोल रहा हूं, कि हमारा सोच ये है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कमजोर समझा जा रहा है। और अगर आज आप देखें, आप बोल रहे हैं मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, आप एक बात बताइए, 15 की तारीख का इंसिडेंस अपने आप हो गया, चीफ अपने आप विजिट कर आ गया, उसने किसी को नहीं बताया, उसको बताने की जरूरत नहीं है किसी को। ये जो टॉक्स चल रहे हैं जनरल साहब वाले, ये 4 राउंड टॉक्स हो गए, अपने आप हो गए। कर्नल साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं वो चीफ पता नहीं चाइना से होके आ गया, आप तो ऐसे बता रहे हैं। वो अपनी एरिया में तो गया था ना, वो भी गलवान वैली तक भी नहीं गया, जहाँ पे अब चाइना अपना आप कह रहा है, पता नहीं कहां से, कोई कारगिल से घूम के आ गए वापस। अब नहीं, ये तो देखिए, ये आपको भी मालूम है, ये गलत है। अगर वो आदमी उन पोस्ट पर जाकर उनको तगमा लगाकर आया है, तो जनाब ये कहना कि वो सिर्फ कारगिल से वापस आ गया, मेरे ख्याल आपकी इग्नोरेंस होगी, आपकी डेलिबरेट इग्नोरेंस होगी कि चीज को आंख, कबूतर अपनी आंख बंद कर ले कि बिल्ली नहीं है, वो एक अलग बात है, आप सोच सकते हैं, कोई इस पर। थैंक यू कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। राजा फैसल साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन करके, दोनों के साथ एक साथ डिस्कशन करके दोनों कंट्री के नैरेटिव लिया, बहुत मजा आया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।